हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 3 हमारा चल रहा है, यानी कि किंगडम प्लांटी या जगत प्लांटी हमारा चैप्टर चल रहा है, पादप जगत चल रहा है जिसको हम बोलते हैं प्लांटी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेरिडोफाइटा क्या होते हैं और टेरिडोफाइटा के कौन कौन से सामान्य लक्षण है, यानी कि कौन कौन से सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वह कहां कहां पे टेरिडोफाइट्स का आर्थिक इंपॉर्टेंस है, यानी कि आर्थिक महत्व है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की, तो आपको याद रखना है कि जो टेरिडोफाइटा प्लांट है ये प्रथम ऐसे पौधे हैं जिनमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम व फ्लोएम जो है देखा गया। तो ये प्रथम संवहनी पादप है। ठीक है, ये प्रथम संवहनी पादप है। तो प्रथम संवहनी पादप का मतलब है कि ये पहले ऐसे पौधे हैं जिनमें जाइलम और फ्लोएम देखा गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये प्रथम संवहनी पादप हैं। सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम किन पौधों के अंदर पाया गया? तो टेरिडोफाइटा के अंदर पाया गया था। अब अगर बात की जाए कि इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो इन्हें हम संवहनी क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। देखिए क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या होता है, दो वर्ड आपको याद रखना है। पहला वर्ड क्या है? क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे पौधे, क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है कि ऐसे पौधे जिनमें कभी भी आप देखेंगे इन ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर क्या होते हैं, जिनमें पुष्प जो होते हैं यानी जो फ्लावर होते हैं ये क्या होते हैं? फ्लावर जो है अब्सेंट होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे पौधे जिसमें कभी भी पुष्प नहीं लगते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, और ऐसे पौधे जिनमें पुष्प लगते हैं उनको हम बोलते हैं फेनेरोगेम्स। क्या बोलते हैं? फेनेरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या है कि ऐसे पौधे जिनमें कभी भी फ्लावर जो है नहीं लगते, यानी जिनमें फ्लावर अब्सेंट होता है, तो इन्हें हम संवहनी क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि संवहन ऊतक तो पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम, लेकिन ये क्रिप्टोगेम्स है। क्रिप्टोगेम्स का मतलब क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट नहीं है, इनके अंदर फ्लावर अब्सेंट होते हैं, लेकिन जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर पाया गया, इसीलिए इनको हम बोलते हैं संवहनी क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, तो ये प्रथम ऐसे पौधे हैं जिनके अंदर संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम देखने को मिला। इसके पहले शैवाल और ब्रायोफाइटा हमने देखा, तो इनमें हमको किसी भी प्रकार से ना तो हमको इनके अंदर किसी प्रकार से जाइलम व फ्लोएम दिखाई दिया, ठीक है, और ना तो स्पष्ट रूप से बॉडी दिखाई दी। लेकिन ये पहले ऐसे पौधे हैं टेरिडोफाइटा जिनमें हमको संवहन ऊतक देखने को मिले, यानी जाइलम व फ्लोएम हमको देखने को मिले। अब बात करते हैं, तो आप देखेंगे इनमें सुविकसित संवहन तंत्र पाया जाता है, यानी कि स्पष्ट रूप से जाइलम और फ्लोएम जो है विकसित होंगे। परंतु इनमें आपको याद रखना कि पुष्प और बीज किसी भी प्रकार से नहीं बनेंगे। अब आप ये बताइए कि पुष्प का निर्माण किसमें से होता है? पुष्प का निर्माण होता है किसमें से? अंडाशय से। तो आप ये बताइए कि जब इनमें पुष्प ही अब्सेंट होते हैं, तो जब इनमें पुष्प अब्सेंट है तो पुष्प के अंदर ओवरी होता है, ओवरी भी क्या होगा? ओवरी भी अब्सेंट होगा। तो पुष्प के अंदर अंडाशय होता है यानी ओवरी होता है जिसमें से फल बनता है। तो जब इसमें फूल ही नहीं लगते हैं, जब टेरिडोफाइटा में फ्लावर ही नहीं लगते हैं, तो फल लगने की तो कोई संभावना ही नहीं है। अब जब इनमें फल ही नहीं लगेंगे तो क्या इनमें बीज बनेगा? क्योंकि फल के अंदर बनता है बीज, तो ना रहेगा फूल, ना बनेगा फल और ना बनेंगे बीज। तो सिंपल सी बात है कि इनमें फ्लावर, फ्रूट और बीज ये तीनों एब्सेंट होते हैं। तो ये संवहनी ऊतक हैं, संवहन ऊतक तो पाए जाएंगे, लेकिन इनमें ना तो फ्लावर उपस्थित होंगे, ना ही इनमें अंडाशय बनते हैं और ना ही इनमें बीज बनता है, यानी इनमें फल भी नहीं बनेगा और बीज भी नहीं बनते हैं। तो पुष्प ही नहीं रहेगा तो सवाल ही नहीं उठता है कि फल और बीज बनने का। ठीक है, तो इनमें ना तो बीज बनेगा, ना फल बनेंगे और ना ही इनमें पुष्प उपस्थित होता है। ठीक है, यह चीज आपको याद में रखना है। इनमें जल तथा खाद्य पदार्थों के संवहन हेतु जाइलम, तो जाइलम का कार्य भी आपको याद रखना है कि जाइलम का कार्य क्या होता है? ये जड़ से ले जाती है किसको? जल को। जल और खनिज लवणों को ये जड़ से ले जाती है। कहां से? जड़ से ले जाती है। क्योंकि जड़ जो है वो मिट्टी से बना होता है, तो मिट्टी से जड़ें क्या करती है? पानी और खनिज लवणों को अवशोषित करेगी और किसके माध्यम से जाएगा ऊपर? जाइलम के माध्यम से। ये जो जाइलम है ये क्या करेगा? जाइलम जो है ले जाने का काम करेगा, जल को और खनिज लवण को नीचे से ऊपर ले जाएगा, पौधे के सभी भागों तक पहुंचाएगा। और उसी प्रकार जो फ्लोएम होता है, ठीक है, फ्लोएम जो होता है ये क्या होता है? ये खाद्य ऊतक होता है, जो पत्तियों द्वारा भोजन बनता है, उस भोजन को पौधे के सभी बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये प्रथम ऐसे पौधे हैं जिनका जीवन चक्र की मुख्य अवस्था जो है बीजाणुभित्त थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो शैवाल होते थे और इसके अलावा जो हमने ब्रायोफाइट्स पढ़े,
तो उनमें जो मुख्य चक्र होती थी या जीवन की जो मुख्य अवस्था होती थी वो गैमेटोफिटिक होती थी। लेकिन ये पहले ऐसे पौधे हैं जिनकी जो मुख्य अवस्था थी वो स्पोरोफिटिक हुई, यानी कि बीजाणुविद अवस्था हुई। यानी इसमें बीजाणुविद के ऊपर गैमेटोफाइट्स डेवलप होंगे यानी कि विकसित होंगे। तो ये आपको बेसिक्स इंफॉर्मेशन याद रखना है टेरिडोफाइटा की, कि टेरिडोफाइटा प्रथम संवहनी पादप होते हैं। इनमें सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम पाया गया, लेकिन इनमें पुष्प किसी प्रकार से नहीं पाए जाते, यानी ये क्रिप्टोगेम्स होते हैं, जैसे कि शैवाल और ब्रायोफाइटा थे। शैवाल और ब्रायोफाइटा में भी पुष्प नहीं लगते हैं, तो उसी प्रकार टेरिडोफाइटा में भी पुष्प नहीं लगते हैं, तो ना ही इनमें फल बनेंगे और ना ही इनमें बीज बनेंगे। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं विशेषताओं की या सामान्य लक्षण की। तो टेरिडोफाइटा की सामान्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो टेरिडोफाइटा आपको नमी वाले स्थानों में दिखाई देगा, जहां पे नम की मात्रा ज्यादा रहेगी, मतलब नमी ज्यादा रहेगी जहां पे, और इसके अलावा छायादार जगहों में। ये अधिकतर छायादार जगहों में ही उगते हैं। जहां पर ज्यादा धूप होती है वहां पे ये पौधे जो है नहीं उगते हैं, यानी ये पौधे उगेंगे ऐसी ही जगह पे जहां पे छाया होती है अधिकतर और जहां पे नमी की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको पहले ही बता दी कि इनमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम व फ्लोएम जो है क्या होंगे, पाए जाएंगे। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। फिर आप देख सकते हैं इनकी जो मुख्य पादप अवस्था होती है वो स्पोरोफाइटिक होती है। ठीक है, जो कि जड़, तना तथा पत्ती में भी भेदित होता है। ये टेरिडोफाइटा जो है आप देखेंगे पहले ऐसे पौधे जिनको हम स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्ती में देख सकते हैं। हमने शैवाल और ब्रायोफाइटा में क्या देखा था कि इनकी बॉडी थैलस रूपी होती। थैलस रूपी मतलब इनकी बॉडी में हम स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्ती को नहीं पहचान पाते थे। लेकिन टेरिडोफाइटा पहले ऐसे पौधे थे जिनकी स्पोरोफाइटिक संरचना में जड़, तना तथा पत्ती हमको तीनों प्रकार से संरचनाएं जो है अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। चौथा इंपोर्टेंट लक्षण क्या है कि इनमें पुष्प, फल एवं बीजों का निर्माण नहीं होता है। तो हमने ये चीज भी आपको पहले बता दी कि इनमें पुष्प किसी प्रकार से नहीं लगते हैं। तो जब पुष्प नहीं लगेंगे तो फल भी नहीं बनेंगे और इसमें बीज का निर्माण भी नहीं होगा। अगला पॉइंट देखिए, स्पोरोफाइट के ऊपर बीजाणुओं का निर्माण होता है जो कि अगुणित होते हैं। ठीक है, तथा अंकुरित होकर के गैमेटोफाइट बनाते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या होता है, बीजाणुविद अवस्था। तो इनकी जो मुख्य अवस्था होती है वो क्या होती है, बीजाणुविद अवस्था होती है, स्पोरोफाइटिक अवस्था होती है। और इनमें स्पोरोफाइटिक अवस्था में ही उनके ऊपर गैमीट बनेंगे यानी गैमेटोफाइटिक बनेंगे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और एक आखिरी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनमें नर प्रजनन अंग को हम क्या बोलते हैं, एंथीरेडियम बोलते हैं, और जो मादा प्रजनन अंग है उसको हम बोलते हैं आर्कीगोनियम। क्या बोलते हैं, जो हमारा टेरिडोफाइटा में नर जनन अंग होता है वो होता है क्या, एंथीरेडियम, और जो मादा जनन अंग होता है वो कहलाता है आर्कीगोनियम। ठीक है, तो दोनों चीज आपको याद रखना है, नर और मादा जनन अंगों के नाम। तो आप लोग यहां पे टेरिडोफाइटा की प्रमुख विशेषताओं का स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद यहां पे कुछ इंपोर्टेंट आर्थिक महत्व यानी कहां पे टेरिडोफाइटा का यूज कहां पे स्पेशली अधिकतर किया जाता है। तो दो इंपोर्टेंट यूज आपको याद रखना है। पहला क्या है कि इसकी जो अधिकांश सदस्य हैं, इसके अधिकांश सदस्य ऐसे होते हैं जिनकी कुछ जातियां आप देखेंगे जैसे कि लाइकोपोडियम और सिनेजिनेला, इसकी कुछ स्पीसीज ऐसे होती है जिनका उपयोग हम सजावटी पौधे के रूप में करते हैं। ये अक्सर आपको दिखेगा। अगर हम बात करते हैं सिनेजिनेला की, तो सिनेजिनेला आपको देखेंगे आप लोग बहुत अधिकतर मात्रा में दिखाई देता है। सिनेजिनेला और लाइकोपोडियम ये देखने में भी काफी आकर्षक लगते हैं। इनको आप सर्च करके गूगल में देखिएगा, काफी अच्छा लगते हैं। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा की कुछ स्पीसीज जो है जैसे लाइकोपोडियम और सिनेजिनेला, ये आपको एग्जाम्पल भी याद रखना है, ये टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल हैं। टेरिडोफाइटा पौधों के अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आप यही एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पहला लाइकोपोडियम और दूसरा सिनेजिनेला लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो लाइकोपोडियम और सिनेजिनेला ये ऐसी स्पीसीज है जिनका उपयोग सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है। और दूसरा क्या है कि जो सिनेजिनेला की कुछ जातियां होती है वो मृदा अपर्दन को भी रोकती है। ठीक है, तो सिनेजिनेला जो होता है, ठीक है, सिनेजिनेला की कुछ प्रजातियां जो होती है सिनेजिनेला, इसकी कुछ प्रजातियां मृदा अपर्दन मतलब मिट्टी के कटाव यानी मिट्टी के बहाव को भी क्या करती हैं, रोकने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व आपको दो याद रखना है और दोनों काफी इंपोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा टेरिडोफाइटा पौधे क्या होते हैं और उनकी कौन कौन सी नॉर्मल सी सामान्य जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं यानी सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी होती है, और फिर इसके बाद हमने देखा कि टेरिडोफाइटा का आर्थिक महत्व क्या होता है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो
को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।